द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। क्या बाबूलाल मरांडी वाकई में डर के साए में जी रहे हैं या फिर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो लगातार इन दिनों ऐसा बयान दे रहे हैं? दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बाबूलाल मरांडी जिस तरीके से लगातार बयान दे रहे हैं और इन बयानों के आधार पर कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको घेरने में जुटी हुई है। हालांकि यह काफ़ी ही गंभीर मसला है, तब जबकि दूसरी दफ़ा आज गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी ने यह स्वीकारा सार्वजनिक तौर पे कि उन पर जो है साजिश रचा जा रहा है। और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके चहेते अधिकारियों पे उन्होंने आरोप लगाया। हालांकि जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चहेते अधिकारी का जिक्र कर रहे थे, तब उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन अधिकारियों का नाम भी सार्वजनिक करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया ये तो बाबूलाल मरांडी बताएंगे। लेकिन जब आज दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि उनको खतरा है और कभी भी उनके खिलाफ साजिश रचा जा सकता है, साजिश रची जा रही है और कभी भी जो है चीज़ें सामने आ सकती है, तो पूरे झारखंड में जो है एक तरीके से बाबूलाल मरांडी को लेकर के बातचीत शुरू हो गई है। चाहे वो पॉलिटिकल गलियारा हो, मीडिया के लोग हों, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, तमाम तरीके की बातचीत हो रही है कि आखिरकार बाबूलाल मरांडी को किस बात की डर है। जब वो यह बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो सकता है, तो किस चीज़ को लेकर के बाबूलाल सशंकित हैं। आज हम लोग इस लाइव में यही बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बाबूलाल मरांडी क्यों डर के साए में हैं। और सर, मेरा पहला सवाल भी आपसे यही है। देखिए, डर के साए में बाबूलाल को अगर डर लग रहा है तो राजनीति क्या करेंगे? राजनीति क्या करेंगे? डर नहीं है, ये कहीं ना कहीं राजनीति है। और वो राजनीति का जो स्तर है वो झारखंड में हम जो देख पा रहे हैं वो गिरता हुआ, मतलब लगातार गिर रहा है। और झारखंड में अब घिनौनी राजनीति शुरू हो गई है। ये तो पिछले 3-4 वर्षों से हो रही है। हाँ, मतलब लगातार, मतलब गिर रहा है, उसका स्तर जो है सो लगातार गिर रहा है जी। मतलब अब वो अगर बोल रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारी, चाहे कुछ चुनिंदे अधिकारी जो है हेमंत सोरेन सरकार के, वो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि मेरे चरित्र हनन का भी संभावना है, जो ऐसा किया जा सकता है। तो ये सब चीजें अब बहुत निम्न स्तर पर दे रही हैं। तो आप जब यह मान रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी यह बोल रहे हैं कि चरित्र हनन करने की भी कोशिश हो सकती है उनकी, और इस तरीके की जो राजनीति है, हालांकि ये बेहद ही सार्वजनिक जीवन में ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये पहली दफ़ा है या फिर इस तरीके की पॉलिटिक्स झारखंड में जो नहीं होना चाहिए वो पिछले 3-4 वर्षों में ज़्यादा हो गया? नहीं, पहली तो नहीं है, लेकिन ये जो, मतलब अगर ऐसा हो जाता है, मतलब चरित्र हनन से जो बात वो कह रहे हैं, उसका मतलब कहीं ना कहीं सीडी वीडियो का मामला दिख रहा है या संकेत उसी ओर जा रहा है। तो सीडी हो या वीडियो हो, इस तरह की मतलब सार्वजनिक पहले भी लोगों ने किया है। तो कुल मिला के मतलब हम इसमें ये देख नहीं पा रहे हैं जो मतलब विषय कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं और कहाँ तक मतलब राजनीति जाएगी अभी, इसकी हमको आशंका दिखने लगी है। मतलब आप पे बोल रहे हैं कि ये जो अभी जो हो रही है वही बहुत ही दोयम दर्जे की राजनीति है। बिल्कुल। और ये एक कदम और आगे बढ़ सकती है। पांडे जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि बाकी में अगर क्या साजिश रचा जा सकता है? बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी राजनीति को लेकर के लोग बहुत संवेदनशील तरीके से सोचते हैं, तो ऐसा क्या डर है? पहली बार जब उन्होंने रांची में प्रदेश मुख्यालय में उन्होंने जब
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बीजेपी पार्टी कार्यालय में, तो उन्होंने कहा कि वो अब भीड़ भाड़ वाले इलाके में सार्वजनिक जगह जाने से भी डरते हैं, उनको लगता है कि कोई हमला न करा दे। आज वो जो बोल रहे हैं कि चरित्र हनन करने की भी कोशिश हो सकती है, तो मतलब क्यों ऐसा डर है बाबूलाल जी को? अब क्यों डर है, उन्होंने स्पष्ट उन्होंने कहा है कि भाई हम तो खनन माफिया, जेपीएससी जेएसएससी घोटाला और शराब घोटाला का उठा रहे हैं, इस वजह से हमारे पीछे लोग लगे हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारी और षड्यंत्रकर्ता। लेकिन हम उसी के इतिहास में जाना चाहते हैं, जिस शिकारी पाड़ा की घटनाओं का जिक्र उन्होंने किया है, उस समय भी शायद जितेंद्र जी को याद भी होगा, बाबूलाल ने इसी तरीके का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि मेरी जान को खतरा है। और उस समय बाबूलाल के पास झारखंड पुलिस की सिक्योरिटी थी, लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में भी जिसकी थी सबको पता ही है। उसके बाद एक जांच कमेटी बैठी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद उसने पाया कि जो बाबूलाल ने कहा वो सत्य कहा, इस वजह से उनको उस समय सीआरपीएफ का बॉडीगार्ड अलॉट किया गया था और झारखंड पुलिस का बॉडीगार्ड हटाया गया था। तो अगर मान लीजिए बाबूलाल का इतिहास से जोड़ के अगर देखे कि इस तरीके का उन्होंने अपने पुत्र को भी खोया है। पुत्र तो दूसरी वजह से खोए, राजनीति में थे वो, और दरअसल वहां पे मैच था। बाबूलाल मरांडी जैसे ही सीएम बने, ये माना जा रहा था कि नक्सलियों की सफाया के लिए वो हर चीज दाव पे लगा सकते हैं, ये छवि था उन समय। उस समय सीआरपीएफ का डिप्टेशन भी झारखंड में कम था, उसके बावजूद भी देर रात वो नक्सली इलाके में मतलब ना सिर्फ बाय रोड जाते थे, बल्कि वो मतलब वहाँ के एसपी को कहते थे, मतलब हिम्मत बूस्टअप करते थे कि चढ़ जाओ पहाड़ पे, चाहे पूरा छान दो इलाका, इस टाइप का। तो उस समय कई छोटे छोटे चीज घटनाएं घटी जिसपे बाबूलाल पे भी उंगली उठी कि उस समय एक ग्राम सुरक्षा दल जिसको हिडन कहते हैं वो गठित कर लिया गांव में। वो लोग नक्सलियों से लोहा लेने लगे, छतों पर मोर्चा बनने लगी, और कहा जा रहा था कि बाबूलाल ने उसको बैक हैंड से सपोर्ट किया। तो इसलिए वो नक्सलियों के निशाने पे थे। मैच का आयोजन था, बाबूलाल आमंत्रित थे, नहीं गए तो उनके भाई और उनके पुत्र गए थे, और नक्सली तो राजनीति का ही शिकार हुए ना। हाँ, मतलब राजनीति की वजह से ही उनके पुत्र की हत्या हुई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस मान लीजिए भले ही ड्यूरेशन ज्यादा हुआ, बाबूलाल मरांडी जब भी इस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो व्यक्तिगत उनसे जुड़ा होता, वो बातें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आती ही है। लेकिन इस बार का सिर्फ इसलिए कि शराब घोटाला उजागर कर दिए, या जेपीएससी जेएसएससी का घोटाला उजागर कर दिए, या फिर खनन का, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इन तीनों घोटालों का अगर जिक्र करें तो खनन घोटाला ऑलरेडी केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है। दूसरी बात है कि उसमें वैसे लोग लाभान्वित थे, अगर मान लीजिए अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में, कि वो क्रिमिनल उनका बैकग्राउंड हो, वैसा अभी तक नहीं दिखा। मान लीजिए कोई माफिया अगर लाभान्वित होता है और उसका काम रुकता है, तो एक वो है। शराब घोटाला में वो बार बार व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे, और जेपीएससी जेएसएससी में अभी कोई फाइंडिंग नहीं आया कि भाई किस कौन किया कैसे किया। तो अगर अब ये कह रहे हैं तो बाबूलाल, चूंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री इतने बड़े चेहरा हैं झारखंड के, तो कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो सभी नेताओं से बात करते हैं, सभी लोगों से, ज्यादातर अधिकारी ऐसे होते हैं। तो क्या अधिकारियों की सूचना को वो पुख्ता माने और उस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, या सिर्फ उनके ये मन की आशंका है, ये कहना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है। कि अगर मन की आशंका है, ऐसा उनको लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, जैसे कई बार होता है कि आदमी जब चलता है तो चारों तरफ एक ही आदमी दिखे, मतलब आप यहाँ भी हो कहीं और भी जाए तो वही आदमी चार दिखे, तो एक मन में ये हो जाता है सिक्योरिटी का क्या वैसा है। मतलब आशंका हो, संदेह हो, या फिर जो भी परिस्थितियां बन रही है, डर
तो उनके भीतर है, जैसा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाहिर कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है सर कि डरा कौन रहा है? कोई तो होगा जो बता रहा है। अगर वो बोल रहे हैं कि भाई मेरा चरित्र हनन किया जा सकता है, अगर वो बोल रहे हैं कि मुझ पे हमला किया जा सकता है, राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं अभी मौजूदा समय में, और अधिकारी तो दोनों तरफ अपने आप को जोड़ करके रखते हैं कि कब किसकी सरकार आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो उनको सूचना दे रहा होगा। तो सूचना में दम है या फिर बाबूलाल जी को डराया जा रहा है? नहीं, कौन डरा रहा है इसको तो बाबूलाल जी ने स्पष्ट कर दिया है। सीधा सीधा हेमंत सोरेन, उनकी सरकार और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के उन्होंने नाम लिए हैं, लेकिन भेद में नाम लिया। मतलब उनको उस अधिकारी का नाम बताना चाहिए था, जो ये अधिकारी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं या ये हमारा चरित्र हनन का प्रयास कर सकते हैं। तो इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया है, और ये तो रणनीति का हिस्सा भी होता है। हो सकता है जो उनकी कहीं से सूचना है और वो इस बात को सार्वजनिक रूप से पहले बताकर, और नहीं होता है जो ऑफेंसिव बेस्ड डिफेंस। मतलब आप बोल रहे हैं कि इससे पहले कि बाबूलाल को कोई डराए धमकाए, बाबूलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही धमका दे रहे हैं कि बाबू हमको मालूम चल गया है, बिल्कुल, अब देख लो तुम अपना, देख लो। मतलब वही जो ऑफेंसिव बेस्ड डिफेंस, मतलब ये भी हो सकता है। क्या लग रहा है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी दफा हो रहा है ना, बातचीत बहुत जरूरी है, गंभीर मसला है, बाबूलाल भी डरा रहे हैं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि अगर कोई इस प्रयास में है कि उनको लेकर के कुछ हो तो वो सचेत हो जाए, उनके पास जानकारी है? हो सकता है जो जितेंद्र जी कह रहे हैं वो सही भी हो सकता है कि ये तो सूचना अगर सार्वजनिक करना, इसका मतलब कि जो तुम कर रहे हो उसकी खबर है हम तक। ऐसा ना सोचो कि वो जो तुम करने का प्रयास कर रहे हो या कर रहे हो उसकी खबर नहीं है। तो ये इस कारण से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है। लेकिन अगर बाबूलाल तक अगर पुख्ता कोई उनके पास प्रमाण होता तो शायद वो, हमको लगता है कि केंद्रीय एजेंसी को लिखते, देश के प्रधानमंत्री को लिखते, गृह मंत्री को लिखते। ऐसे भी बहुत दिन भर चिट्ठी लिखते हैं। हाँ, तो उनको या तो पुख्ता सूचना मिली होगी, तो पुख्ता सूचना मिली होगी तो उन्होंने यही है कि भाई हम पहले सार्वजनिक करते हैं कि जो तुम खेल कर रहे हो वो खेल से हम अवगत हैं और अवगत हो चुके हैं। तो इसमें कई बार होता है कि जो सामने वाला साजिश करता है या तो वो घबरा जाता है या उसके मुखबिर सूत्र वो घबरा जाते हैं कि कहीं ये गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे। तो इस वजह से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है। लेकिन अगर बाबूलाल एक बार कह रहे हैं जान से मारने की धमकी, फिर उसके कुछ दिन के बाद कह रहे हैं कि भाई ये चारित्रिक हनन का मामला आएगा। जैसे शराब का मुद्दा उठा था, आपको याद होगा, जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि योगेंद्र तिवारी और इनके भाई का पार्टनरशिप से एक अकाउंट खुला। बाबूलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, उसका जवाब दिया कि बिना जांचे परखे ना किया जाए, मेरे भाई ने कब का इससे पार्टनरशिप तोड़ लिया। उस समय दारू का शराब का काम भी नहीं शुरू हुआ। तो इस तरीके से भी लोग चरित्र का, उस समय वो 5 दिन सुर्खियों में रहा था वो खबर। तो इस तरीके का भी कुछ हो सकता है। या जो ऑडियो वीडियो की बात कर रहे हैं जितेंद्र जी, आशंका जाहिर कर रहे हैं, ये भी ये कह नहीं रहा, तो वैसी भी आशंका हो सकती है कि कोई पुराना या कट पेस्ट या एडिटेड या रॉ या कुछ। एडिटेड तो पूरा चल ही रहा है ना पंडित जी, एआई के जमाने में, तो फिर इतनी डर क्यों है? अगर मान लिया कि सब कुछ सही है तो फिर डरना भी नहीं चाहिए बाबूलाल जी को। दिन भर तो एडिटेड वीडियो चल रहा है, कई सारा वीडियो चल रहा है, बीजेपी के नेताओं का भी चल रहा है, बाकी पार्टियों के नेताओं का भी चल रहा है। तो ये आदमी आदमी पे वेरी करता है। कोई आदमी देह हाथ झाड़ के चल देता है कि हाँ क्या दिक्कत है, वीडियो चल रहा है, और कोई आदमी को पिंच कर जाता है। अंतर यही है। कभी ओरिजिनल वीडियो भी आता है, आपको याद होगा कि इसी देश में, इसी राज्य में बोलिए ना बाबा, इसी बीजेपी में बोलिए ना। मैं इसी देश में ये बात कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़े नेता हुए और उन्होंने कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं है। जब डीएनए की बारी आई, पंडित तिवारी, पंडित तिवारी जी का बात, तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो हम पिता हैं। तो आदमी कब क्या कहेगा वो सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। तो हर तरह का चीज होता है।
समाज में। कोई देह हाथ झाड़ के चल देता है, किसी को वो पिंच कर जाता है, तो उसी तौर पे है। बाबा एक शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि पिंच कर देता है, ये बाबूलाल मरांडी भी पिंच कर रहे हैं क्या? लगातार चिट्ठी पे चिट्ठी सीबीआई को, ईडी को, मुख्यमंत्री को, मतलब एक सूत्री कार्यक्रम जैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आरोप लगाते रहा है बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर कि इनका जो है कोई काम नहीं है, दिन पर दिन जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब परेशान करते रह रहे हैं। हाँ, जेएमएम तो आज कहा ही है, जो सस्ती लोकप्रियता की राजनीति करने लगे हैं। कांग्रेस का भी कहना है कि अब वो मुरझा चुके हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह का तो उन पर आक्षेप आ ही रहा है। और कांग्रेस बोली है कि मुरझाए हुए फूल को खतरा नहीं होता है। हाँ, खतरा। मतलब एक तरीके से पूरे बाबूलाल मरांडी जी के बयान को, जिसमें बहुत गंभीर मसला है, हम लोग बार बार यह बोल रहे हैं कि दूसरी दफा अगर कोई व्यक्ति और खास करके वो जो राज्य का पहला मुख्यमंत्री रहा हो, मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष हो, अगर इस तरीके की बातचीत है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो खुद पहल करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए कि भाई ठीक है कि पॉलिटिकल जो लड़ाई है वो चलती रहेगी, लेकिन अगर आपको कोई संकट है तो आप बताइए, हम लोग उस पर देखते हैं। हाँ, देखना ही चाहिए, मुख्यमंत्री का यही दायित्व भी है। लेकिन हम देख रहे हैं इसको, फिर वह हम लौट रहे हैं पीछे की ओर। जो घटिया राजनीति अब बढ़ती जा रही है। हमको याद है उस जो विधानसभा जहाँ बनना था, जी। वहाँ मतलब जब भी बनने की बात होती थी तो वहाँ कोई हल बैल लेके पहुंच जाता था, कोई विरोध करता था, हर दल के नेता उसमें, कोई उस हमाम में सभी नंगे रहे जी। हैं। तो समय के अनुसार बदलते रहे। कांग्रेस ने भी विरोध किया, भाजपा के लोग भी विरोध किए थे, बंधु तिर्की भी विरोध किए थे, सारे लोग उस समय किए विरोध। और तब हमको एक घटना याद आती है, जो तत्कालीन एक चीफ सेक्रेटरी थे, वो एक दिन बातचीत के क्रम में बोले कि अब विधानसभा रांची में नहीं बनेगी तो क्या हजारीबाग में बनेगी। तो अब हम थोड़ा लौट रहे हैं रिम्स 2 की जमीन पर, वहां से यहाँ। तो अब रिम्स 2 रांची में बनेगा या लोहरदगा में बनेगा? तो अगर रांची में बनेगा तो उसका भी बाबूलाल ने विरोध शुरू कर दिया है। तो बात तो कभी वो पुलिस का विरोध कर रहे हैं, कभी भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं, अब रिम्स 2 बनने जा रहा है उसका भी उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है। तो इस तरह की जो लेकिन सर यहाँ पे ये देखना होगा ना, मान लिया जाए कि पब्लिक अगर कुछ विरोध में खड़ा हो रही है, पब्लिक को नाराजगी है, जो रैयत है वहां पे, और अगर नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से, मुख्य विपक्षी दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत से भी अगर बाबूलाल मरांडी चुप रहेंगे तो करेंगे क्या सर? अगर रिम्स 2 को लेकर ऐसा थोड़ा कि बाबूलाल मरांडी पहले जाके झंडा गाड़ दिए, वहां पे जो जमीन के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो जाकर के ना विरोध कर रहा है। अब उसको समेटना, उसको समझाना, वो तो सरकार का काम है। अब बाबूलाल मरांडी उन विरोध में उठ रहे स्वर को अगर मौका भी नहीं देंगे, साथ भी नहीं देंगे, तब क्या करेंगे? फिर इनकी भूमिका क्या होगी बतौर नेता प्रतिपक्ष? नहीं, इस तरह ये आप सही बोल रहे हैं। जो जनता की आवाज बनना उनका काम है और जनता की आवाज बन रहे हैं, लेकिन जो विकास के काम होते हैं उसमें प्रतिपक्ष का नेता विरोधी की भूमिका नहीं निभाता है। वहां मिल के सरकार के साथ उसका एक समाधान ढूंढता है। जो तो पहल तो सरकार को करनी होगी ना। अब इसमें अब बैठा, अब देखिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं, हालांकि उनके बयान को उनके ही सरकार के भीतर बैठे हुए लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते। अब आप देखिए कि वो बाबूलाल मरांडी गए हैं तो उनका एक रील्स आ गया, वीडियो जारी हो गया, और किस तरीके से वो बोल रहे हैं। अरे भाई, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, आपका मतलब घर का कोई मतलब ये नहीं है कि आप जिस तरीके से कुछ भी आप बयान दे देंगे। लेकिन चल रहा है अब यही। अब झारखंड में आप जो बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल जो गतिविधियां हैं या फिर जो बयानबाजी है उसका स्तर नीचे गिर रहा है, हालांकि इसमें मेरा ये मानना है कि हर क्षेत्र में नैतिक गिरावट आई है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, मीडिया हो, आम लोग हो, आप देखिए ना कि नैतिक ईमानदार लोगों का जगह ही कितना है, स्पेस ही कितना मिलता है समाज में। नहीं, ये कहना बिल्कुल सही है। जहाँ कार्यपालिका, विधायिका, सारा मतलब स्तर गिरा है। और वो कहा भी गया है कि अगर तालाब प्रदूषित हो जाएगा तो उसमें सब कोई भी मछलियों कुछ ना कुछ उस पर प्रभाव पड़ता है। वही हाल पूरे समाज का है। बाबूलाल की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप शुरू से देखिए, पार्ट 1 से शुरू कीजिए। शराब घोटाला का जिक्र उन्होंने कब किया और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा? अगर आज उस समय जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द लोग रहते हैं, अखबार में जब खबर आई थी, मीडिया में खबर आई थी,
उससे अगर मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया जाता कि बाबूलाल जी ये देख लिखे हुए हैं शराब घोटाला में क्या हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका एक बार हम लोग सतही स्तर पे जांच कर लें। अरे तो बाबा, आज आप बोल ही रहे हैं कि अवगत करा दिया जाता मुख्य हाँ बाबूलाल मरांडी की बातों को, हाँ इनके पत्र को, मतलब उन तक पढ़ाया जाता। हाँ अरे भाई, यहाँ कांग्रेस बोल रही है कि मुरझाया हुआ फूल है, अब इनका कोई काम नहीं है, ये डंठी बन चुके हैं और डंठी बन के हुर रहे हैं लगातार। तो मैं तो उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना कि मुरझाया हुआ फूल जो जो कहा वो हाँ, सब सामने गिर रहा है, हम्म बाल छिला रहा है। हम्म शराब घोटाला बाबूलाल जी ने फेसबुक पे लिख के किया, जब शराब घोटाला का जिक्र नहीं था, जब टेंडर नहीं हुआ था, उस समय अगर हो जाता हम्म संभल जाते तो नहीं होता। आज जो रिम्स 2 में गए बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा कि सरकार खोजे इसी डिस्टेंस में बहुत सारे अनउपजाऊ जमीन है, हम्म अगर नहीं करेगी तो हमको बोले हम खोज के दे देंगे जमीन। तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि भाई जमीन नहीं रहता तब किसानों का लेना चाहिए था, बोले इसमें कहीं दो राय नहीं है, तब किसान की जमीन ले जाती। लेकिन सरकार के पास विकल्प है, जो टाण जमीन है वहां भी निर्माण हो सकता है। तो एक अच्छे विपक्ष की तरह सुझाव दिए, उसमें उसको विरोध स्वरूप नहीं देखना चाहिए। तीसरी बात आपको बता देते, यही काम जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे तो जेएमएम भी थी उस सरकार में, और गुरुजी भी गए थे उस जमीन पर, और गुरुजी ने ट्रिपल आईटी को कहा था कि उपजाऊ जमीन के जगह दूसरा रास्ता खोजो, तो वहां हुआ ना। तो सुझाव तो अब आप कैसे, अब उनको चूंकि विपक्ष में है वो, तो उनको सूखा फूल बोल दीजिए, डंटी बोल दीजिए, उंगली बोल दीजिए, कांटा बोल दीजिए, ये सब कोई राजनीति करता है। जो जो वो पॉइंट उठा रहे हैं वो क्या पॉइंट अनवैलिड हुआ कभी भी? क्या बाबूलाल ने कुछ ऐसा भी सतही आरोप लगाया जो इसका कोई बुनियाद या बात में इन्वेस्टिगेशन का कुछ नहीं निकला? तो सरकार को वो बताना चाहिए, पार्टियों को वो चीज बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा साहेबगंज से लेके और तमाम जगह पे अवैध पत्थर उत्खनन का हो रहा है। उन्होंने सेंट्रल एजेंसी ने जांच में साबित कर दिया। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि नाव डूबी, जो जा रहा था एलसीटी जहाज, ट्रक गंगा में समा गई और आप देखते रह गए, रात में ट्रक चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में वहां भी सही आया। तो उनके वैसे सब कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन में ही है ना, सब कुछ तो आरोप तो तय नहीं हो गया है। नहीं नहीं, आरोप तय नहीं होना, आरोप सही पाना, दोषी अलग चीज होता है और आरोप सही पाना, आरोप गठित। देखिए, पॉलिटिकल इस तरीके के आरोप में खास करके पॉलिटिकल, इसको ऐसे देखिए कि जब कोई नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। अभी बाबूलाल मरांडी भी एसीबी के प्रयास को, एसीबी के अचीवमेंट को वो खारिज कर रहे हैं ना। इधर के भी लोग जो हैं, जेएमएम कांग्रेस के जो नेता हैं, वो सीबीआई और ईडी के सारे प्रयासों को खारिज बताते हैं, बोलते हैं कि भाई ये साजिशन है। तो पॉलिटिक्स में तो अब अगर आप मान लिया जाए कि कोई आरोप लगा और कोई दोषी हो गया, किसी के इन्वेस्टिगेशन में पूछा गया, तो इन्वेस्टिगेशन में आने के बावजूद ये बोल दिया जाता है कि भाई वो तो बाद में सेंट्रल एजेंसी है, स्टेट का एजेंसी है। अभी तो आरोप प्रथम दृष्टिया एसीबी को सही लगा तब ना जांच शुरू हुआ। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कोई बरी हो जाए अलग बात है, बरी कई कारणों से होते हैं। पांडे जी, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एसीबी को जांच में कुछ पाया गया तब ना अरेस्ट किया गया विनय चौबे को। नहीं, लेकिन आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी तो खारिज कर रहे हैं ना कि भाई एसीबी जो है ऐसे ही बिना मतलब का काम कर रही है, एसीबी से कुछ नहीं होना। बात को समझ नहीं रहे हैं, बात में नुक्ता से हेर फेर की खुदा जुदा होता है। वो कर रहे हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। ये नहीं खारिज करे कि एसीबी जांच करेगी तो कुछ मिलेगा ही नहीं। वो करें जितना डीप तक जाके खुदाई करना चाहिए उतना डीप तक एसीबी नहीं जा रही है। तो वही हुआ ना पांडे जी। नहीं, वो आप नहीं खुदा हुआ। जुदा की बात कर रहे हैं। आप सीधा इसको ऐसे समझिए ना कि बाबूलाल मरांडी को स्टेट के एजेंसी पे भरोसा नहीं है, यही ना मैं बोल रहा हूँ। तो स्टेट के एजेंसी पे वो विपक्ष में है तो कैसे कहेंगे स्टेट तो की फिर एजेंसी? अब इसको पलट लीजिए, फिर अब ये जो जेएमएम कांग्रेस वाले हैं वो सेंट्रल एजेंसी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। अरे वो आप एक स्टेज आप ऊपर बढ़ जाइए, राज्य सरकार वहां फाइन लगाई है, मैं ये कह रहा हूँ, अवैध उत्खनन में केंद्र सरकार नहीं लगाई है, और केंद्रीय एजेंसी के इस पे नहीं हुआ, वहां राज्य सरकार के डीएमओ अफसर ने लगाया। आज कितना क्रशर बंद है और वो क्यों बंद किया गया है वो बताना चाहिए। अगर इलीगल नहीं हो रहा था, ईडी नहीं, सीबीआई नहीं, वहां एफबीआई आ जाता। गलत ही नहीं हो रहा तो गलत नहीं हो रहा है, पर राज्य सरकार के सरकारी अधिकारी मांगने और वहां करोड़ों का फाइन हुआ और क्रशर सारे बंद हुए, तो इसका मतलब हो रहा था ना।
हम लोग लगता है कि मामले से थोड़ा सा डिरेल हो रहे हैं। बाबूलाल जी से फिर पूरा का मामला जो है भ्रष्टाचार के ऊपर चला जा रहा है। इस पे तो बातचीत हमने पहले किया भी है और आगे भी करेंगे। एक आखिरी सवाल फिर से बाबूलाल मरांडी के ऊपर ही केंद्रित करके करते हैं, उसके बाद लाइव को समाप्त कर लेंगे। मैं सर उसी सवाल को दोहरा रहा हूं कि अगर बाबूलाल मरांडी को सब कुछ मालूम है और उनको ये लग रहा है कि उनका चरित्र हनन किया जा सकता है आने वाले दिनों में, तो उसका जिक्र क्यों नहीं कर दे रहे हैं अपने आप? उस नेता का तो, उस अधिकारी का तो जिक्र कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम वो जरूर ले रहे हैं, लेकिन उनके चहेते अधिकारी का जब वो इस शब्द का जब प्रयोग कर रहे हैं, उसका नाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब इनको डर अगला से भी है। नहीं देखिए, वो पॉलिटिशियन है तो इतना तो अभी सार्वजनिक नहीं करेंगे, वो भी तो पॉलिटिक्स भी जो कर रहे हैं। मान लीजिए बिना नाम लिए हुए ही काम हो जाए तो फिर नाम लेने का काहे के लिए वो कोशिश करेंगे? हो सकता है ना। तो अभी बहुत कुछ चीजें हैं, दो चार 10 दिनों में वो जो बोल रहे हैं या उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद हो सकता है जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाए या फिर कोई एक तीसरी सीडी और वीडियो का भी कोशिश शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। तो अब देखना होगा, झारखंड की राजनीति को थोड़ा दिन अब हम लोग को बिल्कुल देखना होगा, और ये भी देखना होगा कि ये सीडी और वीडियो का खेल जो है झारखंड की राजनीति में आखिर शुरू किसने की, और इस तरीके की शंका और आशंका जो जाहिर कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी देखना चाहिए कि आपके ही स्टेट के जो बड़े नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आखिर इन परिस्थितियों में जी रहे हैं, चल रहे हैं, चिंता में हैं, डर में हैं। तो आपको हर किसी के डर को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और बाबूलाल की बातों को गंभीरता से लेनी चाहिए, ना कि जैसा कि वो पत्र लिखते रहे हैं और पत्र को, जैसा कि बाबूलाल मरांडी खुद बोलते हैं कि गंभीरता से नहीं लिया गया कभी। ऐसे में अगर उनकी बातों को मजाक बना दिया जाए यह कह करके कि वो सूखे हुए फूल हैं, या फिर यह कह के कि वो सस्ती पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं, तो यह तो बिल्कुल उचित नहीं है। आप तमाम दर्शक जो इस लाइव का हिस्सा बने, आप सभी का शुक्रिया।